हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है हु मे टेस्टिफाई। यहाँ पर वर्ड है हु मे टेस्टिफाई। अब वर्ड टेस्टिफाई क्या है? टेस्टिफाई मीन्स डिपोजिशन। ही हु डिपोज्ड मतलब जो गवाही देते हैं उसको कहते हैं टेस्टिफाई। अब इसके जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर हैं? अगर इंडियन एविडेंस एक्ट आप देखेंगे तो इसका सेक्शन है 118 मतलब 118, और कानूनी शहादत आर्डर आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल है 3। आप जब भी पढ़ें लॉ ऑफ एविडेंस तो आप इंडियन और कानूनी शहादत आर्डर को एक साथ पढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कानूनी शहादत पढ़ रहे हैं आर्टिकल 3 तो इसका क्रॉस पढ़ें, इसका ओरिजिन पढ़ें, जैसा कि हमारे पास 118। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप कानूनी शहादत को भी देख लें। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये सेक्शंस क्या बात करता है। हु मे टेस्टिफाई मतलब कौन गवाही दे सकता है। आ रही बात समझ में? वर्ड है हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। तो आइए देख लेते हैं। पहली पॉइंट है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि सब लोग जो हैं वो गवाही देने के अहल होंगे, मतलब वो क्वालिफिकेशंस जो है वो क्वालिफाइड होंगे। सब लोग जो हैं वो क्वालिफाइड होंगे गवाही देने के लिए। फॉर एग्जांपल एक जगह है ये यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लोग हैं तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। वर्ड है शैल, कि सब जो लोग हैं वो गवाही देने के काबिल हैं, मतलब अहल हैं गवाही देने के लिए। अब आप समझ रहे होंगे कि सब गवाही देने के अहल हैं, क्वालिफाइड हैं सब लोग, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर लिखा है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि सब लोग जो हैं वो गवाही देने के काबिल हैं, मतलब उनकी गवाही जो है एडमिसिबल है। कौन से लोग? अब यहाँ बात करें सब लोग। फॉर एग्जांपल ये एक सिटी है, इस सिटी के अंदर जितने लोग हैं सब मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर सब लोग जो हैं वो क्या हैं? कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे क्या बात करता है कि अनलेस कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, कि जब तक कोर्ट इस बात को न समझे कि कोई शख्स जो है उसको रोका गया है या मतलब किसी चीज से, तो फिर वो गवाही नहीं दे सकता कोई। फॉर एग्जांपल ये 9 लोग हैं ना पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल उनमें से ये 8 नंबर जो है इसको प्रिवेंट कर दिया गया है कि ये गवाही नहीं दे सकता है। अब गवाही क्यों नहीं दे सकता ये 8 नंबर, वो आइए हम देख लेते हैं। कैसे? फ्रॉम किस चीज से? अनलेस कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड, जब तक कोर्ट इस बात को समझ ना ले, इस बात को कंसीडर ना करे कि ये जो शख्स है ये गवाही नहीं दे सकता है। किन चीज़ों की वजह से? फ्रॉम, वर्ड है फ्रॉम, किन चीज़ों से? इनको कौन सी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं, ठीक है। फ्रॉम किस चीज़ों से? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब जो सवाल उनसे पूछा जाए वो उनका जवाब ना दे सके, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट गिविंग रैशनल आंसर्स, या फिर जो उनसे सवाल पूछा जाए उसका वो जवाब दुरुस्त ना दे सके। इस चीज़ें इन 2 बातों में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई शख्स है ए, इनसे सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या है, इनको समझ में नहीं आ रही बात। आप कहाँ बैठे हैं, इनको बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, इनको समझ में नहीं आई। ये पहली पॉइंट, ठीक है। अब ये एक बी है, इनसे पूछा सवाल कि आप कहाँ रहते हैं, ये जवाब देते हैं बैठे हैं हमारे पास इंडिया में या पाकिस्तान में, जवाब दे रहे हैं मैं चांद पे बैठा हूँ। मतलब ये अक्ल वाली बात नहीं कर रहे,
मतलब ये समझ तो रहे हैं मगर जवाब जो है वो कौन क्या कर रहे हैं, जवाब रेशनल जवाब नहीं दे रहे, मतलब अक्ली जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब जो अक्ल से दिमाग से समझ के जो जवाब आना चाहिए ना वो जवाब नहीं दे रहे। मतलब क्या जवाब ये दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, ये कहता है मैं चांद पर रहता हूँ। ये एक जो है हमारे पास जो है अनबिलीवेबल थिंग्स है, मतलब इनसे सवाल जो पूछा गया वो उनको समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल इनसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, मेरा नाम मुझे पता नहीं, अगर ऐसा जवाब दे तो भी ये जो है क्या है, प्रिवेंटेड है। किस चीज़ से, अंडरस्टैंडिंग से, कि या तो जो सवाल उनसे पूछा जाए वो सवाल उनको समझ में ना आए, या फिर जो सवाल उनसे पूछा जाए उसका जवाब ना दे सके, उनका मुनासिब जवाब ना दे सके। किन किन वजह से, अब हमारे पास बाय रीज़न ऑफ आर एज ड्यू टू, किन किन वजह से वो जवाब नहीं दे सकते, किन की वजह से, कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से वो जवाब सही नहीं दे पा रहे या फिर वो सवाल सही समझ नहीं पा रहे, कौन सी वजह है हमारे पास। मैंने 5 वजहें लिखी हैं, ठीक है। इनमें से आइए मैं आपको वन बाय वन थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये पहले आप याद रख लें कि ये जो हमारे पास वो शख्स गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, किन की वजह से, इन 5 चीज़ों की वजह से, ठीक है। पहली पॉइंट है टेंडर एज। अब वर्ड है टेंडर एज। टेंडर एज होता क्या है, मिसाल के तौर पर दूध पीते हुए बच्चे, मतलब जिनकी उम्र बहुत ही छोटी हो, आ रही बात समझ में, वो टेंडर ईयर्स, मतलब जो बच्चे कम उम्र में हो, आ रही बात, मतलब मेजर हमारे पास माइनर भले हो पर माइनर से भी माइनर हो, टेंडर एज हो, जो तो या तो माँ का दूध पी रहे हो या फिर वो इतने छोटे हों कि वो समझ ना सके किसी बात को। यहाँ तक बात क्लियर है। और नंबर 2 है एक्सट्रीम ओल्ड एज। एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम मीन्स हद से ज़्यादा, मतलब जिनकी उम्र जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो शख्स भी गवाही नहीं दे सकता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स कोर्ट में आता है ए, ठीक है, आ रही बात समझ में, कोर्ट में ए आता है जिसकी एज हो गई है हमारे पास 90 प्लस के, 100 के लगभग उसकी उम्र है, वो हमारे पास जो है रिटायर हो चुके हैं फॉर एग्जांपल। या फिर कोई भी शख्स है इस उम्र में आकर अगर उनसे कोई बात पूछी जाए और वो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाने लग जाए या अपने किस्से सुनाने लग जाए, मतलब वो अब उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब वो बात को कैच नहीं कर पा रहे, बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब वो अब जो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी ना वो अब जो आपने एक लेसन तो सुना होगा, एक पोइम भी है मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि जो हमारे पास बचपन होता है ना वो बाद में चल कर जब एक शख्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेडी हो या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, फिर उसका बचपन वापस आ जाता है, मतलब वो शरारतें करने लग जाता है। मतलब उस उम्र में जब शख्स, कोई औरत हो या मर्द हो, जब हद से ज़्यादा उनकी उम्र हो जाए फिर वो जो है उनकी वो मेमोरी नहीं रहती, अगर मेमोरी होती है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अच्छी तरह किसी बात को समझने के लिए या किसी पॉइंट को एज पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने का वो जो है उनसे उम्मीद रखना फजूल है। उसके बाद चले जाते हैं कोई भी डिजीज़। अब डिजीज़ कौन सी, ठीक है, वेदर फिजिकली मतलब बॉडी वाली और मेंटली, मतलब बीमारी हो कोई भी, ठीक है, या तो जिस्म में कोई बीमारी हो किसी भी किस्म की, कोई भी कैंसर वगैरह हो, कोई और बीमारी हो, या फिर मेंटल जो है उसको कोई डिजीज़ हो, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास 4 पॉइंट है एनी अदर डिजीज़, ठीक है, या फिर कोई और सेम काइंड की डिजीज़ हो इन ऊपर वाले डिजीज़ के अंदर, कोई भी डिजीज़ सेम काइंड की, आ रही बस समझे, मतलब जिनको दौरे वगैरह पड़ते हो, ल्यूनेटिक्स हो, इसके अंदर आ जाता है ल्यूनेटिक्स, समझ रहे आप, मतलब पागलपन, जिनको कभी कभी दौरे आते हों, कि ये हमारे पास ये भी कभी कभी जिनको दौरे आते हैं वो भी कभी कभी नाअहल होते हैं,
ये भी लिस्ट में मैंने लगाना है, मगर वो कभी कभी अहल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मगर ये जो शख्स हैं ये कभी गवाही नहीं दे सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं नंबर 5 पर, परजर्ड विटनेस, मतलब जिसने परजरी कमिट की हो और परजरी का गिल्टी हो। अब वर्ड परजरी क्या है? परजरी मीन्स झूठी जो गवाही दे और उसको झूठी गवाही देने पर सज़ा मिल जाए, वो होता है परजर्ड विटनेस। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा भी हमारे पास विटनेस हैं, जैसे कि रिलेटेड विटनेस, वो तो कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जो ड्यूल हमारे पास कैपेसिटी रखते हैं, कभी कॉम्पिटेंट होते हैं, कभी जो है इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नहीं लिखा, वो अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल कि कौन गवाही दे सकता है? हर वो शख्स गवाही दे सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, जो इस दुनिया में जो है जिंदा हो। जिंदा शख्स गवाही दे सकता है, मगर जो है ये शख्स गवाही नहीं दे सकते। कौन से शख्स? जिनको सवाल समझ में ना आए। अगर सवाल समझ में आ जाए तो उसका जवाब दुरुस्त या मुनासिब ना दे सके। किन किन वजह से? इन 5 चीज़ों की वजह से। ठीक है, ये जो विटनेस, ऐसे शख्स, ऐसे लोग गवाही देने के कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके अलावा सब की सब गवाह जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि टेंडर ईयर्स जो विटनेस हैं वो गवाही क्यों नहीं दे सकते, एक्सट्रीम ओल्ड एज वाले क्यों नहीं दे सकते, डिजीज़ वाले क्यों नहीं दे सकते, एनी अदर डिजीज़ जो होती है सेम काइंड की वो क्यों नहीं दे सकते, और परजर्ड विटनेस होते हैं उनकी क्या जो है वो हमारे पास कॉम्पिटेंसी है। अगर यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनके ऊपर हम जब ये 5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो है किन वजह से ये नहीं दे सकते, और इन पर केस लाज भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 आपको केस लाज इनके ऊपर बता दूं। अब जो यहाँ पर ये जो डिस्कशन हमारी चल रही है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चल रही है। एक प्रोसीजरल प्रैक्टिस के अंदर जब मैं कोई लेक्चर कंडक्ट करूंगा, उन पर लेक्चर दूंगा, तो वो ब्रीफ में होगा और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर होगा। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए जो है काबिल फ़ख्र हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक जो है सवाल का जवाब दूँ। आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। यस, नोट कर लिया। अब हम थोड़ा इसमें डीप में नहीं जाते, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन से विटनेस हैं जो नाअहल हैं। आइए देख लेते हैं। नंबर 1 है टेंडर ईयर्स। टेंडर ईयर्स या कहें या फिर आप कहें टेंडर एज। ठीक, मतलब इसकी जो कानून के अंदर जो है इसकी एज स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड एनी एज। उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसका इंटेलेक्चुअल देखा जाता है कि वो कितना समझदार है, कितना चालाक है बच्चा। ठीक है, वो आप केस ला देखेंगे 1993 PSC CR पेज नंबर 736। और इसके अलावा एक केस ला है कि ओनली रिक्वायरमेंट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। बच्चे की एज नहीं देखी जाती, बच्चे की सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। कि रिक्वायरमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे सवाल पूछे कि बेटा आपका क्या नाम है, वो जवाब दे दे अपना सही। आपके अब्बू का नाम क्या है, वो सही जवाब दे दे। आप कहाँ रहते हैं, वो सही जवाब दे दे। आप कितना जो है कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, सही जवाब दे दे। उनसे उनकी माँ का नाम पूछा जाए, सही जवाब दे दे। मतलब इस तरह के सेटिस्फेक्शन कोड के लिए। मगर ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे सेटिस्फेक्शन के लिए कि बताओ कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। अब ये अलग चीज़ है। बताओ जो है हमारे पास जो है बेनज़ीर भुट्टो की हिस्ट्री क्या है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये हमारे पास विटनेस जो है ना, वो कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्स जो होते हैं उनके सामने, जो हकीकत में कोई चीज़ हुई है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। वो कोई हमारे पास जो है
वो डिटेल में हिस्ट्री वगैरह या फिर कोई नॉलेज वाला बंदा जो है हमें ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी शख्स हो जिसने अपनी आंखों देखा हो कोई वाकया, ऐसे वगैरह जो है एविडेंस की रिक्वायर होती है। तो फिर ये कोर्ट देखती है कि सेटिस्फेक्शन जो है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो वो गवाही रिकॉर्ड कर लेगी उस बच्चे की। फॉर एग्जांपल 9 ईयर्स कोई 9 ईयर्स मतलब 9 साल का कोई बच्चा है जो सही समझ रहा है, उनकी आंखों के सामने उनकी माँ का मर्डर हुआ है, ठीक है, आरी बस उसने देखा है, पहचाना है किस तरह मर्डर हुआ है, वो सारी डिटेल अगर कोर्ट में बताता है और वो चीज़ कोरोबरेट होती है दूसरे एविडेंस से, मतलब तस्दीक हो जाती है दूसरे जो है शाहिदी से, ठीक है, एविडेंस से, तो फिर वो हमारे पास सेटिस्फेक्शन है कोर्ट की। आरी बस जहाँ तक बात क्लियर है। ये आप केस ला देख लेना 2000 जो है 2 PCRLJ पेज नंबर 41। अब ये कह रहा है कि चाइल्ड विटनेस नॉट सेफ अनलेस कोरोबोरेटेड। ये बात आ गई कि जो बच्चों की जो गवाही है ना वो कभी भी महफूज नहीं है, उनको कोरोबोरेट कर दिया जाए, कोशिश करें उसमें कंट्राडिक्ट लेकर आने की। अगर कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है उनके जवाबों में, उनके सवालों में, उन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उसमें, तो फिर वो जो है हमारे पास क्या है, एडमिसिबल एविडेंस है। यहाँ तक बात क्लियर है सेटिस्फेक्शन की कि कोर्ट जो है रिटन में किसी चीज़ की जो है बच्चे से रिक्वायरमेंट नहीं कर सकती कि आप लिखत में कोई चीज़ हमें दें, लॉक करें, ठीक है, कि ये चीज़ हमें लिखत में दे, लिखत की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट बस खुद समझ जाए, सेटिस्फाई हो जाए तो ये चीज़ जो है हमारे पास एडमिसिबल है एविडेंस, ठीक है। ये आप केस ला देख लेना 2011 YLR पेज नंबर 1899 PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1। एक ये भी देख लेना आप कि जो हमारे पास टेंडर ईयर्स है ना, वो बच्चे कभी कभी अहल होते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना, कॉम्पिटेंसी पर है हमारे पास है 1995 SCMR पेज नंबर 1516। यहाँ तक बात क्लियर है। चाइल्ड विटनेस, अब चाइल्ड विटनेस जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो गवाही दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है, वो मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन पर है। ये आप 2 केस लाल देख लेना। यहाँ तक बात क्लियर है। 2015 YLR पेज नंबर 17, 2015 YLR पेज नंबर 2018। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज कि एक्सट्रीम ओल्ड एज मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इन पर, ठीक है, अगर इन पर हम डीप में जाएंगे तो इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन है। ये एक्सट्रीम ओल्ड एज मतलब वो शख्स या फिर वो औरत जो जिनकी उम्र इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हो, मतलब वो जो है ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर हों। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारा जैसा कि पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर जो इंसान की अगर कोई मर्द है तो उनकी उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो रही है, हमारे पास 90 हो रही है या 90+, ठीक है, और कम से कम कितनी हो रही है 90 या 90+, और कम से कम हमारे पास है 60, ठीक है, ये आ रही बात समझ। और पाकिस्तान के अंदर भी कम से कम 60, ठीक है, और एज के हिसाब से, मैं एज के हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी शख्स कोई तो हमारे पास जो है 5 साल में भी अगर किसी की मौत आ जाए तो फिर ये तो अलग बात है, मगर ये कम से कम एज है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। अब एक्सट्रीम ओल्ड एज कौन सी है? 90 या 90 से लगभग, ठीक है, अबाउट 90 मतलब 80 से ऊपर हो, वो भी हमारे पास एक्सट्रीम ओल्ड एज माना जाता है। कि 80 साल से बढ़कर, कहते हैं ना 80 मत खस्सी, कि 80 में पहुंचे उसकी अकल गई। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, वो बात को घुमा फिरा के पेश करने करेंगे, ठीक है, जो मतलब जो वो छोटे हुआ करते थे बचपन में, जिस तरह वो बातें करते थे वो वाली बातें शुरू कर देंगे तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इसलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ये भी कॉम्पिटेंट है किन सूतों में, मगर जो ऐसी बातें करें वो कॉम्पिटेंट नहीं है। डिजीज़ हो कोई भी, चाहे फिजिकल डिजीज़ हो मतलब मेंटली हो, बॉडीली फिजिकल हो या फिर मेंटली मतलब कोई जिस्मानी बीमारी हो या फिर कोई सहनी बीमारी हो,
आ रही बस, भूल जाने की बीमारी हो, जहाँ तक बात बोलने की, बात सारा दिन बोलते रहना ऐसी बीमारी हो, ना बोलने की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ में क्या क्या आ जाता है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई अंधा है, ठीक है, इस तरह के। फॉर एग्जांपल अगर किसी के कोई अंधा आके कहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ए एक अंधा है, ये कोर्ट में आकर कहता है कि मैंने सुना किसी गवाह को, किसी शख्स को ये कहते हुए कि मुझे मत मारो। फॉर एग्जांपल किसी ए ने, फॉर एग्जांपल कोई शख्स है यहाँ पर, जैसा कि हमारे पास आर्यन, एक आर्यन है जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मर्डर किया है। ये गवाही देता है कोर्ट में आकर कि मैंने सुना है अपने कानों से कि जो है वो मरने वाला शख्स कह रहा था आर्यन मुझे मत मारो, ठीक है। तो ये गवाही जो है एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये अंधे, इन्होंने देखा तो नहीं है, कहा है पता नहीं कौन थे। या फिर कोई बहरा आ जाए, बहरा आके कोर्ट में कहे कि मैंने जो है देखा है, या फिर आके कहे कि मैंने देखा है कि इन्होंने जो है हमारे पास इस शख्स का जो है मर्डर किया है, ठीक है। तो फिर ये आई विटनेस के अंदर आ जाता है। मैंने तभी कहा कि आपको कि कुछ विटनेस कॉम्पिटेंट होते हैं, मगर अगर वही बहरा शख्स आकर कहे कि मैंने सुना है, कि मैंने सुना है, या फिर बहरा शख्स आके कहे कि मैंने सुना है कि आर्यन को उस शख्स ने मारा है, तो फिर ऐसे टाइप की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक बात ये डिसीज में आ जाती है। या फिर ऐसा कहें कोई शख्स हमारे पास गूंगा है, आ रही बस, गूंगा आकर गवाही दे किसी किस्म की, और वो गवाही जो है हमारे पास किसी तरह कोर्ट में आकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, तो फिर वो रिलायबल नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। या फिर कोई और डिजीज़ हो इसके अलावा कोई भी, वो भी शख्स जो है गवाही देने के काबिल नहीं होते हैं। किन किन सूरतों में होते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन देखी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं परजर्ड विटनेस, मतलब किसी शख्स ने एक बार झूठी गवाही दी हो, वो बाद में गवाही नहीं दे सकता, बाद में उन पर रिलाय नहीं कर सकते। उन पर केस ला है 1992 PCRLJ, पेज नंबर है 2130। ये आप केस ला देख लेना। तो परजर्ड विटनेस को हमेशा के लिए हमेशा इनकॉम्पिटेंट कर दिया है। आ रही बस समझिए, यहाँ तक वह बात क्लियर है आपकी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपने बात देखी होगी हमारे पास है कि एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, यहाँ पर वर्ड है शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट। वर्ड क्या है? शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट। वो शख्स गवाही देने के काबिल नहीं है जिसने जो है हमारे पास झूठी गवाही दी हो। यहाँ पर एक इसके अंदर एक और सेकंड प्रोविजन है कि उसने अपने किए हुए झूठी गवाही देने पर अगर उससे शर्मिंदगी महसूस हुई हो तो फिर वो बाद में कोई किसी चीज़ पर गवाही दे सकता है, मगर इस अथॉरिटी ने उस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास कानूनी शहादत में आगे बात करता है इसकी कि जो विटनेस है कोर्ट में आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि मुकम्मल उसकी क्वालिफिकेशन मुकम्मल है या नहीं है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन मुकम्मल नहीं होती है, ठीक है अरे बस, तो फिर जो विटनेस अवेलेबल है उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं ऊपर आपको थोड़ी सी बात समझा दूँ कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है, आप उन पर थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको उनको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। एक यहाँ तक आप अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी यस। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दी गई है लॉ ऑफ एविडेंस और कानूनी शहादत के अंदर, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है
किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर बार बार जो है मुझे रिक्वेस्ट की कि सर इस पर क्लियर कर दें। ये एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पर लिखा हुआ है अ lunatic is not incompetent to testify। ये चीज आप थोड़ा ध्यान लें। ये वर्ड है, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा गया है कि जो ल्यूनेटिक्स है ना वो गवाही दे सकते हैं या नहीं, मगर ये जो सेंटेंस है सर, ये सेंटेंस मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। ये हमारे पास स्पेशली एक स्टूडेंट है हमारे पास, कहाँ की है ये, इंडियन स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से, विद्या, जिन्होंने सवाल किया है कि सर इसकी जो है ना ये जो सेंटेंस है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा डिस्कस इसके ऊपर कर ले, कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए हमारा। अब यहाँ पर लिखा अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। सर ये क्या है? अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, कैसे मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। अ ल्यूनेटिक इज, यहाँ पर वर्ड है नॉट इनकॉम्पिटेंट, इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूँ कॉम्पिटेंट, बाकी वर्ड सेम के सेम, टू टेस्टिफाई। कहाँ पर एडिटिंग हुई है? अल्यूनेटिक, ठीक है, इज आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, नॉट इनकॉम्पिटेंट की जगह पर लिखा है मैंने सिर्फ कॉम्पिटेंट। अब इसको पढ़ ले, ऊपर वाले को भूल जाए, ये पढ़ ले, अ ल्यूनेटिक इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि जो ल्यूनेटिक है ना, जिसको पागलपन है, मतलब जो हमारे पास, जिसको आप कहते हैं दीवाना कह दे, मतलब कभी कभी वो सही होते हैं, कभी कभी जो है वो जो है पागल होते हैं, ये इसको कहते हैं हम ल्यूनेटिक। इडियट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए पागल होते हैं, वो डिजीज में फॉल करते हैं, वो बीमारी में आ जाते हैं, ये बीमारी के अंदर नहीं आता ल्यूनेटिक। अब तो जहाँ पर जो कहा गया है ना कि ल्यूनेटिक अहल है या नहीं है, अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, कि जो ल्यूनेटिक हैं, जो पागल हैं, दीवाने जो हैं, वो नाअहल नहीं है, वो नाअहल नहीं है, मतलब वो अहल हैं। अब इस सेंटेंस को इस तरह लिखना चाहिए था सिंपली, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको इस तरह लिखते, अ ल्यूनेटिक इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि जो ल्यूनेटिक्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। इसके आगे इन्होंने क्या लिखा एक्सप्लेनेशन में कि अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी, कि ये गवाही देने के लिए अहल है जब तक उसको रोका ना जाए, उसकी जो ल्यूनेसी है ना, उसकी जो बीमारी है, जो ल्यूनेटिक है वो, ठीक है, वो ल्यूनेटिक, वो गवाह, और उसकी जो बीमारी है ना उसको कहा जाएगा ल्यूनेसी, मतलब दीवानगी या फिर पागलपन, दीवानगी या वो पागलपन। जब तक वो उसकी बीमारी उससे क्या ना करने दे, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर्स टू देम, मतलब उनसे जो सवाल पूछा जाए, फॉर एग्जांपल कोई ए है, उसको बीमारी है ल्यूनेसी की, कौन सी बीमारी है? ल्यूनेसी की। अब ये हमारे पास कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए, ये इनकॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब ये कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए, मगर किन सूरत में? इन सूरत में जब इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो सवाल को समझ जाए और उस सवाल का सही जवाब दे दे तो, मगर उन सूरत में ये कॉम्पिटेंट नहीं है, उन सूरत में वो इनकॉम्पिटेंट होगा। किन सूरत में? जब उनसे सवाल पूछा जाए वो सवाल को ना समझे, या फिर जो उनसे सवाल पूछा जाए उसका दुरुस्त जवाब ना दे, तो वो हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? आपकी कन्फ्यूजन, आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमारे पास इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी।
इस सेंटेंस की मीनिंग ये होगी। आप अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इनको भूल जाएं, आप ये सेंटेंस इसकी जगह पर पढ़ें। अ ल्यूनेटिक इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि जो पागल है ना, जो दीवाना है, जिसको दीवानापन कहा जाए, वो गवाह भी गवाही देने के लिए काबिल है। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे स्पेशली किसी टॉपिक पर आपको अर्जेंट में कोई लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फ्री ऑफ कास्ट जो है वो लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। एक बात हमेशा याद रखें, मेरे पास कोई भी ऐसे लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं हैं जिसको मैं सेल करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड्स आती है कि सर मुझे ये लेक्चर्स चाहिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। इंडियन लेक्चर्स, हमारे पास इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र की है कि सर हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आप हमें ये लेक्चर्स भेजें, जो लेक्चर आपकी लेक्चर सीरीज में नहीं है या इन टॉपिक पर भेजें। तो मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ कि मेरे ऐसे कोई भी लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं है, ना ही मैंने कभी कोई लेक्चर्स जो है हमारे पास सेल करने के मकसद से कोई रिकॉर्ड करके रखे हों, ऐसा कोई भी नहीं हो। अगर मेरी जगह पर अगर कोई आपसे कोई डिमांड करे पैसों की तो ये बिल्कुल फेक है। आप कभी किसी को पैसे ना दें। मैं जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं और वो पब्लिश्ड होते हैं, फॉर पब्लिक होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।